स्टूडेंट ये जल्दी जल्दी कर दूं। अच्छा जी, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अभी लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो अच्छा, आज की जो क्लास है, मैंने लास्ट क्लास में भी असाइनमेंट दिया था। आज की क्लास में भी मैंने एक असाइनमेंट दिया है और उसको देख लीजिएगा, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। और उसको सबमिट कैसे कराना है हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी आप उसको कर लें, हैंड राइटिंग में अपने पास रखें, फिर मैं देखता हूँ कैसे आपसे मैंने कलेक्ट करना है। सर क्या असाइनमेंट था, काइंडली दोबारा बता देंगे? लास्ट क्लास का असाइनमेंट तो लास्ट क्लास की स्लाइड के एंड पे है ना। आज का असाइनमेंट मैंने अभी बताया नहीं, बताता हूँ। ओके सर। लास्ट क्लास का जो असाइनमेंट था उसकी जो स्लाइड का एंड है उसमें आपको मिल जाएगा। ओके सर, लास्ट क्लास का तो पता है, आज का पूछ रहा था। आज का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, हम सेंट्रल बैंक कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक की जो लास्ट स्लाइड है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। और ये हम इसको पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक को। ये असाइनमेंट नंबर 3 ये है कि रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये असाइनमेंट होगा, ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके जी, सेंट्रल बैंक जो है हम बात कर रहे थे सेंट्रल बैंक में और आपके स्टेट बैंक में डिफरेंस क्या है। तो इसमें सेंट्रल बैंक में और स्टेट बैंक में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। स्टेट बैंक जो होता है वही सेंट्रल बैंक होता है और सेंट्रल बैंक ही स्टेट बैंक होता है। हर कंट्री का एक स्टेट का बैंक होता है, एक मेन सेंट्रल बैंक होता है जो उसकी पूरी कंट्री के जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं वो देखता है। और हर कंट्री ने उसका एक नाम रखा होता है। पाकिस्तान में जो उसका नाम है वो है सेंट्रल बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसको SBP भी कहते हैं। तो उसके जो ऑपरेशंस हैं, इसकी जो चीजें हैं हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसका जो थोड़ा सा डेफिनेशंस हैं हम उस तरफ जाते हैं। An institution which is charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of general public welfare। ये एक जनरल इसकी डेफिनेशन है SBP की, सेंट्रल बैंक की। The guiding principle of a central bank is that it should act only in the public interest for the welfare of the country as a whole or without
regard to profits as a primary industry। अच्छा देखिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करता है, यानी जो गवर्नमेंट होती है ये उसकी पॉलिसीज को फॉलो करता है और उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पॉलिसीज उसकी बना के देता है। सेंट्रल बैंक इज द स्पेशल इंस्टीट्यूशन हुज कस्टमर आर कमर्शियल बैंक एंड वाज स्टेट। अच्छा, इसके जो कस्टमर है वो स्टेट भी है। अगर मैं जाऊं किसी भी, मैं पाकिस्तान का, मेरे पास आईडी कार्ड है, तो मैं स्टेट बैंक के पास जाऊं उससे सर्विसेज लूं तो वो मुझे सर्विसेज डायरेक्ट नहीं देगा। ये मैं जिन कहूँ जी मुझे मेरा अकाउंट ओपन कर ले, तो वो अकाउंट ओपन नहीं करके देगा। मेरा अकाउंट ओपन होगा या मैं जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो मुझे कमर्शियल बैंक देगा। मेरा अकाउंट भी कमर्शियल बैंक में होगा, मगर कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा। या स्टेट या स्टेट से कंसर्न जितनी भी चीजें हैं, उसके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल बैंक ही मॉनिटर करेगा। पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक, पाकिस्तान इज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कहते हैं सेंट्रल बैंक पाकिस्तान में क्या क्या नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इसको एसबीबी भी कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश ऑन 1 जुलाई 1948। तकरीबन एक साल के बाद ये बना था। एंड कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। ठीक है। नाउ इट इज वर्किंग अंडर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। ये एक एक्ट है, 1956 में एक लॉ बना था, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। और कायदे-आज़म ने इसकी ओपनिंग की थी और 1948 में ये बना था। और ये पूरे कंट्री का मेन बैंक है जो सारे मामला को कंट्रोल कर रहा है, बैंकों को भी कंट्रोल कर रहा है और कंट्री के फाइनेंशियल इकोनॉमिकल मामला को भी कंट्रोल कर रहा है। इसके जो फंक्शंस हैं, फंक्शन कहते हैं काम को। अब ये सेंट्रल बैंक का काम क्या है? सेंट्रल बैंक के जो काम है वो ट्रेडिशनल फंक्शन है और नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन है। ट्रेडिशनल फंक्शन की में प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसको आगे देखते हैं। इसके फंक्शन है, फंक्शन किसे कहते हैं? स्टूडेंट, काम को। स्टेट बैंक काम क्या करता है? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंक है। जितनी भी गवर्नमेंट की सैलरीज आती हैं या पेमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी स्टेट बैंक के थ्रू होती है ना। एज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, एसपीपी receive deposit, taxes, fees, fine, etc. on behalf of the government, federal government. अच्छा, disburses payment, tax, refund, interest, etc. on behalf of the federal government. Manage the national debt, buy, sell and cashes government securities and pay interest, profit of them. देखिए, बाहर से जो कर्जा हम लेते हैं या दे रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा कौन ले दे रहा होता है? वो स्टेट बैंक दे रहा होता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा भी इसके पास से डायरेक्ट होके आ रहा होता है। ठीक है। लैंड मनी टू द फेडरल गवर्नमेंट एज नीडेड। गवर्नमेंट जो है ये इसी से कर्जा लेती है। और कई दफा गवर्नमेंट जो है, अच्छा, जिसको हम कहते हैं गर्दिशी कर्जा, या जैसे उसने उससे लिया होता है, कमर्शियल बैंक से लिया होता है। मगर मेरे ख्याल में चंद सालों से, 2-3 सालों से आईएमएफ ने जो करंट गवर्नमेंट है उसको ये कर्जा लेने से मना कर दिया था। जो गवर्नमेंट कह रही थी ना कि हमने स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लिया, तो बेसिकली आईएमएफ ने कंडीशन लगाई हुई थी कि आप स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेंगे। बैंकर्स टू बैंक, ये बैंकर्स का भी बैंक है, ये गवर्नमेंट का बैंक है, ये बैंकों का भी बैंक है। अब बैंकर्स टू द शेड्यूल्ड बैंक एसपीपी होल्ड डिपॉजिट मेड बाय देम एज अ पार्ट ऑफ देयर रिक्वायर्ड रिजर्व 5% ऑफ द। देखिए, जब भी कोई भी डिपॉजिटर, जब भी कोई बंदा बैंक में पैसे जमा कराता है तो उसका 5% स्टेट बैंक में जमा होता है। आप 1 लाख रुपए जमा जब कराएंगे तो हर डिपॉजिट का 5% किसके पास जाएगा? स्टेट बैंक के पास जाएगा। लैंड देम फंड एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। अगर बैंकों को, आम बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो वो इसी से पैसा लेते हैं। आम जो बैंक होते हैं वो कर्जा किससे लेते हैं? वो स्टेट बैंक से लेते हैं। इसलिए कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट टू मीट देयर प्रेसिंग नीड बाय
डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर। देखिए ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इनके पास अगर कैश की शॉर्टेज हो जाए या कोई मसला हो जाए, तो ये इन्होंने यहाँ बहुत सारा पैसा जो है आगे जो लोगों का डिपॉजिट था उसको उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, तो लोगों को पैसे देने हैं, तो ये फर्दर कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो वो पैसे स्टेट बैंक से फिर ये लैंड करते हैं। तो बैंकों का बैंक, गवर्नमेंट का बैंक कौन है? स्टेट बैंक है। और बैंकों का बैंक कौन है? स्टेट बैंक है। स्टूडेंट समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस, provide facilities, physical and electronic, to schedule bank to clear checks and others claim drawn against each other deposited by their customer for collection by adding up with they own and owed with the transfer fund from their account at BCB। देखिए होता क्या है कि अगर एमसीबी का कोई चेक जाता है हबीब बैंक के पास और हबीब बैंक का चेक जाता है एमसीबी के पास क्लियर होने के लिए या ट्रांसफर होने के लिए, तो क्या उनके पैसे जो होते हैं वो फिजिकल ट्रांसफर तो नहीं होते ना। आज अगर मैं यहां से पैसे अपने अकाउंट से, आपका जो भी अकाउंट है या एचबीएल है या एमसीबी है जो भी है, आप पंजाब भिजवाते हैं, तो क्या पैसे उड़ के जाएंगे? हेलो, पैसे नो सर, नो डिजिटल। सर, नो सर। वो पैसे स्टेट बैंक के थ्रू उस बैंक में के अकाउंट में एडजस्ट होते हैं, क्योंकि कुछ पैसे सर आ रहे होते हैं, कुछ पैसे जा रहे होते हैं। जी बोले। सर ये ज्यादातर पैसों का फिजिकली ना घूमना भी तो मुनासिब नहीं होता ना इकोनॉमी के लिए, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाती है इससे। तो फिजिकली तो होता ही नहीं है ना। अब देखिए ना, अगर आपने एमसीबी ने अगर 1 करोड़ एचबीएल के चेक ट्रांसफर किए हैं, तो एचबीएल ने भी किए होंगे ना, उसने 1.5 करोड़ किए होंगे, तो वो जो डिफरेंस होता है उसको कोई वो कई दफा फिजिकल करते हैं या एडजस्ट करते हैं स्टेट बैंक के थ्रू। तो स्टेट बैंक जो होता है वो ये सारी सर्विसेज दे रहा होता है कि सारे जो पैसे जो चेक्स होते हैं वो जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है सारा, ठीक है, और उसको एडजस्ट कर रहा होता है। 4th नंबर पे क्या है? सुपरवाइजर ऑफ द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इश्यूज। अच्छा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं? सर इंश्योरेंस हो गए। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तकाफल है, इंश्योरेंस है, ठीक है ना, इस तरह। या जो आपके ये जो कंपनीज होती हैं जो इंस्टॉलमेंट वगैरह पे कुछ चीजें प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है ना, लीजिंग पे, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज होती है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाती है। तो इन सबको जो सुपरवाइज कर रहा होता है या इनको जो रेगुलेट कर रहा होता है, इनको कंट्रोल कर रहा होता है, वो स्टेट बैंक कर रहा होता है। One of the fundamental responsibility of the state bank is regulation and supervision of the financial system to ensure its soundness and stability, as well as to protect the interest of depositors, ठीक है। The banking activities are now being monitored through a system of off-site surveillance and non-site inspection and supervision. Off-site surveillance is conducted through regular checking of various return। ये दो तरह की सिस्टम बता रहा है कि रेगुलर चेकिंग होती है, ठीक है, और वो कहलाती है ऑफ साइट। On other hand, on-site inspection is undertaken by the state bank in the premises of the concerned bank when required। तो स्टेट बैंक खुद भी वहां पे फिजिकली भी वहां पे कंट्रोल करता है चीजों को, इस तरह से बातें हैं। अच्छा जी, यहां तक की बात हो गई है, थोड़ी थोड़ी हम बातें करेंगे फिर आगे चलते हैं। इशू ऑफ पेपर करेंसी। अच्छा, पेपर करेंसी जो होती है ये कोई भी कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है? क्या पेपर कोई भी प्रिंट कर सकता है या कोई बैंक कर सकता है? नो सर। नो सर। अच्छा, अगर करे तो क्या होता है, इससे क्या नुकसान होगा? सर उनको अथॉरिटी नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। अगर करे तो करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाए। जी सर करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। अच्छा देखिए, अगर
अगर करेंसी की वैल्यू डाउन मतलब क्यों होती है, मतलब ये बातें ये इसी के पास क्यों है कि स्टेट बैंक ने ही, ये माइक ऑफ कर लीजिएगा अपना, शोर हो रहा है, कि स्टेट बैंक ने ही करेंसी को प्रिंट करना है, कोई और नहीं कर सकता। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है कि आपने कहा कि ये हो जाता है वो हो जाता है, क्या लॉजिक क्या है, जरा बताएं जरा, कोई बताना चाहेगा जिन्होंने बात की उसके अलावा कोई? सर क्योंकि पैसे ऐसे ही तो कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पीछे रिजर्व्स रखने पड़ते हैं उसकी, तभी उसकी वैल्यू को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ उसको ही इतना राइट होता है कि वो कर सके, और किसी को राइट नहीं होता करेंसी का। सर गोल्ड रिजर्व रखते हैं ना पैसों के बस। ठीक है, ये सफिया ने कहा या नुशाद ने जो कहा है कि गोल्ड रिजर्व्स हम रखते हैं। अच्छा, रिजर्व रखने से क्या होगा? देखिए, अगर आप पहले बॉर्डर सिस्टम में थे, आप फिर कॉइन सिस्टम पे आ पाए, आपकी गोल्ड की कॉइन पे आए, फिर आप सिल्वर पे आए, ठीक है ना, फिर आप कॉपर पे आए, फिर आप पेपर करेंसी पे आए। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, अगर आप उसके अगेंस्ट रिजर्व नहीं रखते हैं तो आपकी जो पेपर की वैल्यू होगी, जो करेंसी की वैल्यू होगी, वो डिक्रीज होगी। अगर आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई बढ़ेगी। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूं, आसान लफ्जों में। इस वक्त मार्केट में जितनी भी चीजें हैं, जितना मिल्क है, जितना गोश्त है बिकने के लिए मार्केट में, जितने फ्रूट्स हैं, जितने वेजिटेबल्स हैं, या जितनी भी ग्रोसरी है, वो उतनी ही हो, ठीक है। हमारे, आप जिस इलाके में रहते हैं, अपने मोहल्ले की बात करें, आपके मोहल्ले में आपके मोहल्ले में जितनी भी चीजें हैं नॉर्मल जो कमोडिटीज की हैं, वो उतनी ही हो, मगर हर बंदे के पास अचानक, जिसके पास 1000 हो उसके पास 2000 आ जाए, जिसके पास 5000 हो उसके पास 10,000 आ जाए, जिसके पास 500 है उसके पास 1000 हो जाए, डबल डबल पैसे हो जाए, जिस पर लाख हो 2 लाख हो जाए, जिस पर 5 लाख है उस पर 10 लाख हो जाए। तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अगर पैसे ज्यादा आ गए तो क्या होगा? वो परचेजिंग पावर देखा जाए तो बढ़ गई ना, पैसे ज्यादा आ गए। मगर जैसे ही वो बहुत सारे लोग पैसे लेके, ज्यादा पैसे लेके, डबल पैसे लेके मार्केट में जाएंगे, वहां चीजें तो उतनी थी ना, तो जब उनकी चीजों की प्राइस बढ़ेगी, लोग ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे तो उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। बात समझ आई है? जैसे ही लोगों पर डबल पैसे आएंगे, वो मार्केट में डबल परचेजिंग करने जाएंगे, मगर वहां चीजें तो उतनी ही है। अब वो जब उतनी ही चीजें पड़ी हुई हैं और वो ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, तो जो सेल करने वाला है वो क्या करेगा? उसकी प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। तो पैसे ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वहां जितनी कमोडिटीज है, अगर पैसे बढ़े तो चीजें भी बढ़ती, रिजर्व्स भी बढ़ते। अगर लोग चीजें, पैसे ज्यादा लेके जाते तो चीजें भी ज्यादा होती। तो इसलिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पेपर मनी प्रिंट करने से आपकी इकोनॉमी जो होती है वो स्ट्रांग नहीं होती है, बल्कि इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो इसलिए इस चीज को कंट्रोल जो करता है वो स्टेट बैंक करता है, सेंट्रल बैंक करता है। इश्यू ऑफ पेपर करेंसी, स्टेट बैंक। अच्छा, इसलिए स्टेट बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि वो देखे कि रिजर्व्स कितने हैं। अगर आम पब्लिक के हाथ में या आम कमर्शियल बैंकों के हाथ में पेपर मनी प्रिंट करने की सहूलत होती, या उनको कहा जाता अथॉरिटी होती, तो वो बहुत ज़्यादा करेंसी नोट प्रिंट करते और उसको सर्कुलेट करते मार्केट में, और वो उसकी वैल्यू फिर डाउन हो जाती। ठीक है। स्टेट बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू पेपर नोट्स। इट हैज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल its supply in order to ensure a stable price of money, that is its value or purchasing power. Its notes, however, are not convertible into gold or silver. अच्छा जी, इस पे कोई बात करना चाहेंगे कोई और? नहीं, आगे चलें। सिक्स है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट एंड बैलेंस ऑफ रीपेमेंट पेमेंट।
अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होती है? सर वो जो बाहर की कंट्रीज से ओवरसीज पैसे भेजते हैं अपने मुल्क से, तो वो जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे जो मतलब बराबर करके बैलेंस करके बैलेंस ऑफ पेमेंट के जरिए होता है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसकी पेमेंट फिर करनी पड़ती है। अगर आप आमतौर पर जो पाकिस्तान में हो रहा है अभी कि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो हमें अगर सामान ज्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो उससे उससे क्या होता है कि हमें फिर पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन करता है? स्टेट बैंक करता है। अच्छा, उसका जो एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट जो होता है वो डॉलर्स में होती है। डॉलर में उसको कन्वर्ट करके हम उसके हिसाब से उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हैं। तो ये काम कौन करता है? स्टेट बैंक करता है। द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द एक्सचेंज रेट ऑफ द rupee at an appropriate level and prevent it from wide fluctuation in order to maintain competitiveness of our export and maintain stability in the foreign exchange market. As the custodian of country's external reserves, it is responsible for management of the foreign exchange reserve. अच्छा देखिए, अब आप मुझे ये बताएं कि डॉलर का रेट अगर बढ़ जाता है तो अगर हम क्यों ना कम कर दें, हम अपने रुपीज की हम जो चीजें हैं वो महंगी बेचें। हम बोले जी डॉलर जो है हमारे 1 रुपए के बराबर है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? या हम कहें जी हमारे चले 2 रुपए डॉलर 1 रुपया, एक एक डॉलर हमारे 2 रुपए के बराबर है, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा सेट क्यों नहीं करते हैं? और ऐसा सेट करेंगे, यानी ये चीज ये कह रहा है कि ये स्टेट बैंक करता है, तो स्टेट बैंक ने क्यों $1 के मुकाबले में 150 या 155 जो है वो रुपीज रखे हुए हैं? $1 के मुकाबले में 2 रुपए क्यों नहीं रखता? रीजन क्या हो सकती है बताएं? जी, ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग? अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन क्यों करते हैं बताए ना? सर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से। आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर इफेक्ट आता है। अगर आपने अपने रुपए की कीमत बढ़ा दी तो आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो जो आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं, उसकी उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो फिर लोग नहीं खरीदेंगे उसको, लेकिन नहीं भाई इसकी तो इतनी प्राइस हो नहीं सकती है, ठीक है ना? तो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इफेक्ट आता है। इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ रोल ऑफ एसपीपी। डेवलपमेंट में क्या रोल है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एसपीपी का, सेंट्रल बैंक का क्या रोल है? द बैंक पार्टिसिपेशन इन द development process has been widened in the form of rehabilitation, treatment of banking system, development of new financial institutions and debt instruments in order to promote financial intermediations, establishment of development financial institutions, directing the use of credit according to selected development priorities, providing subsidies, credit एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। अब ये सारी बातें जो हैं ये बहुत टेक्निकल बातें उसने की हैं, मैं थोड़ी सी आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि अब इसका स्टेट बैंक का जो रोल है डेवलपमेंट में, फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम को क्या कर रहा है? वो ठीक करता है, जिससे पूरी इकोनॉमी चल रही होती है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओपन करता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स को लेके आता है। अच्छा, डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हमने लास्ट क्लास में बात की थी, याद है? तो अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए या लॉन्ग टर्म लोन चाहिए हो पब्लिक से, तो बॉन्ड इशू किए जाते हैं, या किसी पब्लिक या लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इशू करती है। याद है आपको? मैंने लास्ट क्लास में ये बातें की थी। तो ये भी इंस्ट्रूमेंट भी वो इशू करता है गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट को बॉन्ड इशू करने हैं तो स्टेट बैंक की तरफ से होगा।
प्रमोट फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या होता है कि जो इन्वेस्टर के जो बोरोवर और लेंडर के बीच में होता है वो इंटरमीडिएटरीज होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, डायरेक्टिंग द यूज ऑफ क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द स्टेटेड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज है। क्रेडिट किसको देना है नहीं देना है उसकी प्रायोरिटी सेट करता है। सब्सिडीज डाइस क्रेडिट को सेट करता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के मामलों को देखता है। तो ये सारी चीजें जो है स्टेट बैंक के अंडर में आती हैं। नॉन ट्रेडिशनल रोल क्या हो सकता है इसका? The non-traditional and promotional functions performed by the state bank include development of financial framework, institutionalization of savings and investment, provision of training facilities to bankers, and provision of credit to priority sectors. The state bank also has been playing an active part in the process of Islamization of the banking system. अच्छा ये देखें, ये नॉन ट्रेडिशनल रोल है कि ये क्या करता है कि प्रमोशनल फंक्शन करता है, परफॉर्म बाय द क्या करता है, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बनाता है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द सेविंग इन्वेस्टमेंट की बना के देता है, नेशनल बैंक को बना के देता होगा और लोगों को बता देता होगा कि लोगों ने किस तरह सेविंग्स करनी है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज बैंकर्स को देता है, ठीक है। क्रेडिट प्रायोरिटी सेट करता है, सेक्टर्स को सेट करता है। ये सारी की सारी चीजें जो है ना स्टेट बैंक के पास है। अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग जो आ रही है, इस्लामिक बैंकिंग को समझते हैं आप लोग? रिबा फ्री, हाँ, रिबा कहते हैं अरबी में इंटरेस्ट को। और अब आपने देखा होगा कि 10, 15, 20 सालों से इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में आई है और यूनिवर्सिटीज में भी इस्लामिक बैंकिंग के, इस्लामिक फाइनेंस के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, पहले नहीं होता था। और इस पे रिसर्च भी हो रही है और यूनिवर्सिटीज में और आम जगहों पे इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर मैंने भी रिसर्च की है, इसके ऊपर एक इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर मैंने भी रिसर्च की है। तो ये सारी के सारे जो मामलात हैं कि इसको कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के पैरेलल जो है एक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम भी चलाया जाए, या इन द फ्यूचर में हो सकता है कि हमें कन्वेंशनल बैंकिंग खत्म करके, इंटरेस्ट को खत्म करके नॉन इंटरेस्ट रिबा फ्री पे जाना हो, तो उसके लिए भी ये काम कर रहा है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में बहुत सारे इस्लामिक बैंक बन गए हैं और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो है इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनीज बन गई हैं, और हर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो विंडो इस्लामिक ऑपरेशन भी कर रही है। जैसे आपने इंश्योरेंस कंपनी में देखा होगा, आपके पास दाऊद तकाफिल है, ठीक है ना, और पाक तुर्क तकाफिल है। इस तरह से आपका जो IGI है, या आपके पास स्टेट लाइफ है, ठीक है ना, जो आदम जी है, ये भी अब आपको रिबा फ्री इंश्योरेंस फैसिलिटीज दे रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री। अच्छा, बहुत सारे बैंक्स हैं अब, जैसे इस्लामिक बैंक है, मिजान बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है, ये आपको जो भी इन्वेस्टमेंट इनका है, जो इनके जो क्या कहते हैं सेविंग अकाउंट्स हैं, या इनके जो भी बिजनेस अकाउंट्स हैं, सारे के सारे इंटरेस्ट फ्री हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि अब जो दूसरे कन्वेंशनल बैंक्स हैं जैसे HBL वगैरह है, वो भी इसमें एक विंडो ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इस्लामिक बैंक का किया उन्होंने, ठीक है। तो अब जो दुनिया है, और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें ये बहुत तेजी के साथ इस्लामिक फाइनेंस जो है, इस्लामिक बैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि इस्लामिक कंट्रीज में भी हो, ये अदर इस्लामिक कंट्रीज में भी ये अब इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और ये सिस्टम वास्ट हो रहा है। तो मैं ये कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो इसको रेगुलाइज किया गया और या इसको जो मॉनिटर किया जा रहा है, ये भी स्टेट बैंक के थ्रू ही किया जा रहा है। आगे चलते हैं। टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट एक पूरे साल के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उसको फॉर्मुलेट करता है और उसको वॉच करता है, उसको देखता है, ठीक है। और ये द बैंक इज also in charge of conducting monetary policy, which means changing the supply of money in the economy.
इसके जो टूल्स हैं वो है चेंजिंग द मनी मॉनेटरी बेस, चेंजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट, changing the discount rate, affecting a change in nominal interest rate. ठीक है। अच्छा, इसके इम्पोर्टेंस जो है जो सेंट्रल बैंक की मजीद इम्पोर्टेंस चीजें जो है ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इसको देख सकते हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बैंक्स है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स है, कैपिटल फॉर्मेशंस है, एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज है, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल है, साउंड बैंकिंग सिस्टम है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, रीजनल डेवलपमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये सारी जो चीजें हैं ये इसके इंपॉर्टेंट मेन फंक्शंस हैं स्टेट बैंक। अब ये जो है इसके कुछ स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं। अच्छा, गोल्स कहते हैं जो इसके मकासद हैं, द इन फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है, ठीक है। और कंट्री के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए उसके क्या प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म की। जो स्ट्रेटेजिक का वर्ड यूज होता है, स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और उसके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर जो उसके गोल है, मकासद है, वो क्या है, ठीक है। Enhance the effectiveness of monetary policy. Monetary policy is the principal mechanism by which SBB fulfills its responsibilities for monetary and price stability. Central to fulfilling this responsibility is SBB's independence. ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, बाकी चीजें मैंने आपको बता दिया है चीजें। और strengthen the financial system stability regime, ठीक है, ये भी आप देखिएगा कि ये कुछ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी आर मच वाइडर देन अ सेफ एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम। आपकी जो स्टेबिलिटी आती है वो सेफ एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही आती है। तो ये कह रहा है कि उसको हमने स्ट्रेंथ कर रहे हैं, उसको हम बेहतर कर रहे हैं। फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्री कीज रीजन। इट क्रिएट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बाय सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये तीन कीज उसने बताई हैं, तो ये चीजें आपने करनी है। Savers and investors in the financial system and its institution. It provides a stable base for the transmission of monetary policy, ठीक है, and it encourage efficient allocation of capital and trade, which in turn underpin economic activity and growth. तो ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी आप पढ़ लीजिएगा, मे बी कि आपको 100% चीजें समझ ना आए, मगर कुछ ना कुछ चीजें लाजमी आपको समझ में आएगी। इधर फ्यूचर की बातें मैं बता रहा हूँ आपको। 3 में कह रहा है improve the efficiency, effectiveness and fairness of the banking system, ठीक है। तो इसकी कोशिश ये भी होती है कि एक एफिशिएंसी हो, इफेक्टिवनेस था और फेयरनेस हो, ठीक है। not with standing the strength and profitability of the Pakistan banking system for a variety of reasons. It has no assumed the central role in the economic development of the growth in the typical of similar economies, ठीक है। Increase financial inclusion. Around 50% of Pakistan adult population has no access to financial services such as formal saving. तो 50% कह रहा है पाकिस्तान में जो अडल्ट है उनका कोई फाइनेंशियल सर्विसेज वो नहीं लेते हैं फॉर्मल सेविंग, पेमेंट, डिपॉजिट्स में। तो ये एक चीज सही नहीं है। तो इसमें पेमेंट डिपॉजिट्स में डिस्पाइट एफर्ट द लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज रिमेन्ड वेरी लो। ठीक है जी, नेक्स्ट। Develop modern and robust repayment system, strengthen the SPP organizational efficiency and effectiveness. और ये कुछ लिंक्स हैं जो मैंने आपको दे दिए हैं और ये आपका असाइनमेंट है। अब आप इस पे बात कर ले कि असाइनमेंट्स आपने बना लिए हैं और ये आपने मुझे किस तरह से आपने सबमिट करवाने हैं, इस पे मुझे बता दें, सजेशन दे दें। जी स्टूडेंट, असाइनमेंट आपने सर गूगल क्लासरूम में भी भेज सकते हैं पीडीएफ बनाकर। जी सर पीडीएफ बनाकर गूगल क्लासरूम में भी भेज सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा
सर ईमेल भी कर सकते हैं या सलार को सबमिट करवा दें, आप उनसे ले लेना। अच्छा, अभी आप लोग यूनिवर्सिटी आते हैं, कोई स्टूडेंट आते हैं, क्लासें हो रही है यूनिवर्सिटी में आपकी? नो सर। नो सर, अलाउ नहीं स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, सारी क्लासें आपकी आजकल ऑनलाइन हो रही हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, अभी आप लोग जो है जो असाइनमेंट है अभी हैंड रिटन में लिखें और अपने पास रखें। मैं आपको बता दूंगा, फिर मैं सलार को भी बता दूंगा कि किस तरह से ये गूगल क्लासरूम में आपने सबमिट कराने हैं या मुझे कराने हैं, ठीक है? क्योंकि ये अब चीज़ जो है अभी अगर ओपन हो जाता है यूनिवर्सिटी, तो हम ये करेंगे कि अगर 10-15 दिन में ओपन होती है तो मैं आपसे फिजिकल कलेक्ट करूंगा, ठीक है? और आपके असाइनमेंट के ऊपर मैं आपसे वाइवा लूंगा। हर स्टूडेंट अपने असाइनमेंट की एक फाइल लेके आएगा, मैं लास्ट क्लास जो रखूंगा और उस क्लास में आपसे मैं वाइवा कंडक्ट करूंगा। हर स्टूडेंट को मैं आपको जब मैं फिजिकल आऊंगा आपके पास, तो हर स्टूडेंट को मैं अपने पास बुलाऊंगा और मैं उससे वाइवा कंडक्ट करूंगा आपके इसके ऊपर, असाइनमेंट के ऊपर। तो मेरा तो ओके सर। मेरी तो यही सोच है कि मैं आपसे असाइनमेंट फिजिकल कलेक्ट करूं, आपकी फाइल, और उस फाइल के ऊपर मैं मार्किंग करूं और आपसे थोड़ा सा वाइवा भी लूं कि आपने उसमें जो लिखा है अपने हाथ से लिखा है ना। मैंने कहा अपने ऑन हैंड राइटिंग से लिखें और आपने क्या लिखा है उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करूं, क्योंकि ज्यादातर लोग कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं चीजें, तो उसमें फायदा नहीं होता। मैं कहता हूँ कि असाइनमेंट पे वाइवा भी होना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि ये चीज़ मैं करता हूँ। तो अगर ये होता है तो अगर हमारी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो मैं आपको लाजमी बुलाऊंगा और आपसे मैं असाइनमेंट खुद कलेक्ट करूंगा और लास्ट क्लास में मैं असाइनमेंट के साथ कलेक्ट करते हुए वो जो 3 घंटे होंगे उसमें आपका वाइवा भी कंडक्ट करूंगा, ठीक है? अगर नहीं होता, हमें बुलाया नहीं जाता, एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर मैं आपसे गूगल क्लासरूम के थ्रू या जैसे भी आपको इजी होगा आपसे मैं कलेक्ट कर लूंगा, फिर आपको मार्किंग कर दूंगा, ठीक है? आपकी कोई और सजेशन हो, कोई और बात हो, बताएं मुझे। जी बोले जी। जी स्टूडेंट, और कोई इशू? अच्छा, आपके क्विजेस वगैरह हुए हैं आपके ऑनलाइन? कोई ऑनलाइन क्विजेस हुए हैं आपके? सर जी यस सर हुआ। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा है कि आपकी क्लास जो है ये एंड हो गई है, ठीक है? 1 मिनट रह गया है और मुझे बता दें क्विजेस के बारे में, किसी वक्त भी क्लास एंड हो जाएगी और उसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा, आप लोग जा सकेंगे। और मैं आपको ये चीज़ें आज नहीं तो कल तक भेज दूंगा, ठीक है? आज शाम को हो सकता है मैं भेज दूं आपको। सर क्विज नहीं हुआ ऑनलाइन में। ऑनलाइन क्विज नहीं हुए तो हमें क्विज रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए? मुझे सजेशन दे दीजिएगा, क्योंकि आपके 3 असाइनमेंट हो गए हैं, क्विज रखना नहीं रखना है या, और मैं आपका चाह था वाइवा हो जाए आपके असाइनमेंट के ऊपर थोड़ी सी, तो ये सब चीजें मैं चाह रहा था। अगर फिजिकल क्लास होती तो मैं कोई आपकी प्रेजेंटेशंस भी रखता, इससे ग्रूमिंग होती है आपकी ना, इन चीजों से स्टूडेंट ग्रूम होता है, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम करती है, ठीक है ना? तो ठीक है। सर आप वाइवा रखेंगे तो फिर क्विज छोड़ दें। नहीं मैं उससे ये देखना चाहता कि जो